हेलो दोस्तों, जैव अणु नामक चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में हम समझते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? दोस्तों, जैव अणु में जो प्रोटीन होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है, प्रोटीन जो शब्द होता है दोस्तों, यह प्रोटीन शब्द, इनकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई है। प्रोटीन शब्द होता है, इनकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई है। और प्रोटियस का मतलब होता है, या इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण। वापस समझो इसको। प्रोटीन होता है वो, उसका ग्रीक शब्द प्रोटियस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। इसके अलावा मैंने अभी बोला आपको कि ये सर्वाधिक मात्रा में, जैव अणु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम प्रोटीन को इसका जल अपघटन करते हैं, ये जल अपघटन हो सकता है या तो कोई विशिष्ट एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति में हो सकता है, अथवा तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग, ये दूसरा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो विशिष्ट एंजाइम या फिर तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में इसका हम लोग जल अपघटन करेंगे यदि प्रोटीन का, तो प्रोटीन होते हैं वो किस में टूट जाते हैं? तो वो टूट जाते हैं एमिनो अम्ल में, अल्फा एमिनो अम्ल या एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोटीन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के बने होते हैं। अगर प्रोटीन का हम जल अपघटन करेंगे तो वो किस में टूट जाते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल या एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब एमिनो अम्ल क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम एमिनो अम्ल की बात करते हैं तो एमिनो जो अम्ल होते हैं ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर एमिनो समूह, एमिनो समूह क्या होता है? तो NH2 को बोलते हैं एमिनो समूह। तो एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह जो कि होता है COOH, कार्बोक्सिल समूह और एमिनो समूह उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे? एमिनो अम्ल कहते हैं। वे यौगिक जिनमें एमिनो समूह, NH2 समूह और COOH समूह, आप सिंपल याद रखिए, दो समूह उपस्थित होते हैं, NH2 और COOH समूह उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है, इसके सापेक्ष यदि हम NH2 समूह में के अनुसार देखते हैं, वापस से कार्बोक्सिल समूह जो होता है इसके सापेक्ष यदि हम NH2 समूह होता है इसके अनुसार एमिनो एसिड होते हैं, इनका अगर वर्गीकरण करते हैं तो ये मुख्य रूप से अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल और डेल्टा एमिनो अम्ल में वर्गीकृत होंगे या इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो NH2 समूह के अनुसार, NH2 समूह के अनुसार इनका यदि वर्गीकरण करते हैं तो चार प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, आगे समझिए दोस्तों, यदि NH2 समूह होता है और COOH समूह होता है, इसके अलावा भी एमिनो अम्ल में अन्य समूह भी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें अगर अल्फा, बीटा, हम गामा, डेल्टा देखा जाए तो किस प्रकार से। ये दोस्तों होता है आपका अल्फा एमिनो अम्ल। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों NH2 समूह एमिनो समूह होता है, वो जिस भी कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन को कहा जाएगा अल्फा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन कहा जाएगा बीटा कार्बन, इसके पास वाला, बीटा के पास वाला गामा कार्बन। वापस से NH2 समूह जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा कार्बन, इसके पास वाला गामा कार्बन, इसके पास वाला डेल्टा कार्बन हो जाता है, बट यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है ज़्यादा। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा फिर? अल्फा एमिनो अम्ल। दोस्तों अब यहाँ पर समझते हैं, यदि इसको सामान्य सूत्र, ये तो हालांकि अल्फा एमिनो अम्ल का सूत्र है, यदि इसका सामान्य सूत्र लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये दो हैं, इनकी जगह पर R कर देना है। ठीक है, R मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। आप लोग जानते हैं, मैंने ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई, इस चैप्टर जितने भी आपके चैप्टर थे वो, तो R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। तो उसका अगर सामान्य सूत्र लिखना चाहो आप लोग, तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर आप लिख दो R, बाकी CH
CH को मैं ऊपर लिख देता हूँ NH2 एंड COOH कार्बोक्सिल समूह। ओके, तो ये हो जाएगा एमिनो अम्ल का या अल्फा एमिनो अम्ल का सामान्य सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एमिनो अम्ल का नामकरण। तो एमिनो अम्ल होते हैं, इनका नामकरण के लिए हम समझेंगे दोस्तों, तो इनके जो नाम होते हैं वो इनके रूढ़ नाम होते हैं। मतलब कि एमिनो अम्ल होते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, रूढ़ नाम होते हैं। और ये जो रूढ़ नाम होते हैं वो दोस्तों वो उनके गुण या फिर स्रोत के आधार पर दिए जाते हैं। तो इनके जो रूढ़ नाम होते हैं वो या तो गुण या फिर स्रोत के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 नाम लिखे, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का मतलब क्या होता है? ग्लाइसिन किसी एमिनो अम्ल का नाम है। ठीक है, अब ग्लाइसिन होता है वो ग्रीक शब्द है। इसका यदि आप अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ होता है मीठा। और मीठा क्या है? स्वाद है ना। मतलब उसके गुण के आधार पर इसको नाम दिया गया है ग्लाइसिन। बाकी दूसरा हो जाएगा टायरोसिन। अब टायरोसिन होता है वो भी क्या है, ग्रीक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है पनीर। अगर हिंदी में निकालोते हैं क्या होता है, पनीर। मतलब जो टायरोसिन होता है वो पनीर से प्राप्त किया जाता है। तो पनीर होता है उससे प्राप्त किया जाता है टायरोसिन, और टायरोसिन ग्रीक शब्द है जिसका अगर हिंदी में देखा जाए तो पनीर बोलते हैं इसको अर्थ। तो पनीर से प्राप्त किया जाता है। अब इसका तो गुण तो नहीं है, क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। मतलब कि ये स्रोत के आधार पर टायरोसिन दिया गया है नाम, एमिनो अम्ल का नाम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से 20 प्रकार के हमको एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं। और ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, जिसमें सारे हो जाएंगे 20 प्रकार के एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसी के साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स बनाना चाहते हो तो। अब दोस्तों हम समझते हैं एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। देखिए ध्यान से, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण दोस्तों इनके आधार पर किया जाता है। तो इनके मुख्य रूप से 2 आधार पर किया गया है। फर्स्ट आधार का नाम होता है प्रकृति के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा संश्लेषण के आधार पर। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर दोस्तों एमिनो अम्ल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अम्लीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल। देखिए, अम्लीय एमिनो अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्लीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल और उदासीन एमिनो अम्ल, आपको ध्यान से समझना है, तीनों एक साथ समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है ये होता है आपका एमिनो समूह और ये होता है आपका कार्बोक्सिल समूह। यदि दोस्तों कार्बोक्सिल समूह की संख्या ज़्यादा है, ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिल समूह की संख्या होती है, या अब यहाँ पर छोटे मोटे मत करना, छोटा बड़ा इसके लिए ये चिन्ह मैंने यूज़ नहीं किया है, संख्या के लिए बताया गया है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, बाकी कुछ नहीं है। तो COOH होता है, इनकी संख्या यदि NH2 से ज़्यादा है तो फिर इनको कहा जाएंगे अम्लीय एमिनो अम्ल। यदि दोस्तों NH2 की संख्या ज़्यादा है COOH से, मतलब कि कार्बोक्सिल समूह होता है, इससे NH2 एमिनो समूह की संख्या ज़्यादा है, तो फिर इसको कहेंगे क्षारीय एमिनो अम्ल। यदि दोस्तों इन दोनों की संख्या, हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यदि NH2 और COOH की संख्या होती है, इनकी संख्या समान है या बराबर है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल। आ गया समझ में? अब रही बात इसके उदाहरण की। देखिए, अम्लीय एमिनो अम्ल में उदाहरण 2 लिखे मैंने, एस्पार्टिक अम्ल। अब एस्पार्टिक अम्ल का सूत्र है COOH। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन जुड़ा होता है, बंध बना रखा होता है, इसलिए COOH CH2CH COOH NH2। अब इसमें समझिए ध्यान से, COOH होते हैं इनकी संख्या NH2 से ज़्यादा है। NH2 की संख्या 1 है एस्पार्टिक अम्ल में, और COOH इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो एमिनो समूह की तुलना में कार्बोक्सिल समूह की संख्या अधिक हो, मतलब COOH की संख्या ज़्यादा हो, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय एमिनो अम्ल।
नेक्स्ट उदाहरण हो जाएगा ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल में क्या है, एक कार्बन की संख्या ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें भी COOH और COOH संख्या में 2 होंगे और NH2 की संख्या 1 होगी, बट फर्क कितना है, यहाँ पर कार्बन 2 थे, मतलब इसके अलावा बाकी यहाँ पर हैं 3, ठीक है। कितने, 3, CH2 CH2 CH, बाकी 2 COOH और एक NH2 समूह हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्षारीय अमीनो अम्ल। इसमें क्या होता है, इसमें NH2 की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब लोग इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर COOH की संख्या बढ़ेगी तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, यदि COOH की संख्या कम होगी तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, ठीक है। बाकी आप ऐसा भी कह सकते हो कि NH2 की संख्या बढ़ने से क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो कार्बोक्सिल समूह की तुलना में एमिनो समूह की संख्या ज़्यादा होती है। इसका उदाहरण हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन होता है, इसका सूत्र होता है NH2 CH2 होल्स 4। होल्स 4 का मतलब CH2 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 4 होंगे, ठीक है। बाकी CH एंड COOH NH2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, NH2 और NH2, हालांकि इसमें H2N लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन बंद बनाता है इसलिए। तो NH2 और NH2 की संख्या 2 है और COOH की संख्या 1 है। ज़्यादा कौन है, NH2 NH2, मतलब एमिनो समूह की संख्या ज़्यादा है। तो ये कौन सा कहलाता है, अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल। नेक्स्ट हो जाएगा उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों की संख्या सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, उदासीन एमिनो अम्ल। तो कार्बोक्सिल समूह व एमिनो समूह की संख्या समान हो तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है CH2 COOH NH2। यहाँ पर आप देखिए COOH और NH2 दोनों की संख्या समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल। तो ये तो बात होगी दोस्तों एमिनो अम्ल का फर्स्ट आधार, प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 3 पढ़े। अब हम समझते हैं संश्लेषण के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। इसमें 2 होंगे, एक आवश्यक एमिनो अम्ल और एक अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इतना। दोस्तों सेकेंड आधार हो जाएगा संश्लेषण के आधार पर। तो संश्लेषण के आधार पर एमिनो अम्ल होते हैं, इनका वर्गीकरण करेंगे तो इनके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इसमें आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा होता है इसमें अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो ऊपर हो जाएगा अनावश्यक एमिनो अम्ल, सेकंड हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल। दोस्तों यहाँ पर आवश्यक और अनावश्यक का मतलब क्या होता है इसको समझिए। अनावश्यक एमिनो अम्ल का मतलब होता है कि जिनका संश्लेषण, जिनका निर्माण शरीर के अंदर ही होता है, मतलब शरीर में ही हो जाता है, अर्थात आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, भोजन के द्वारा लेने की जरूरत नहीं है। तो जिनका संश्लेषण, जिनका निर्माण शरीर खुद करता है तो उनको कहते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। इसके उदाहरण हो जाएंगे ग्लाइसिन, एलानिन आदि। आवश्यक एमिनो अम्ल का मतलब होता है कि जिनका संश्लेषण शरीर खुद नहीं करता है और जिनको भोजन के द्वारा लिया जाता है, मतलब जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, जिनको हम भोजन में लेना आवश्यक होता है, तो ऐसे एमिनो अम्ल को हम क्या कहेंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 10 होती है, जिनके नाम आप देख सकते हो। ट्रिप्टोफैन, इसका T है, अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर लिया गया T। वेलिन V, मेथियोनिन M, आइसोल्यूसिन I, ल्यूसिन L, फेनिल एलानिन P, आर्जिनिन A, ट्रिप्टोफैन T तथा हिस्टिडीन H। अब इसको आप याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, टी से हो जाएगा टीवी से हो जाएगा टीवी, मिल से हो जाएगा MILL, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन हो जाएगा। इसके बाद में पाथ PATH, पाथ से हो जाएगा फेनिल एलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन। तो इसी से आप लोग याद रख सकते हो, ये ट्रिक हो जाएगी याद करने के लिए। तो दोस्तों ये होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, जिनको भोजन के माध्यम से लिया जाता है, और इसको छोड़कर बचे होंगे वो सारे अनावश्यक के अंदर आता है जो कि खुद शरीर बनाता है। तो ये था इनका वर्गीकरण। दोस्तों प्रोटीन नामक टॉपिक को हम लोग यहीं छोड़ते हैं, इसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। इतना आप लोग याद रखना, इससे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।